हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूं, पिछले क्लास में चैप्टर 1 क्लियर किया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज ये क्लास 10th गोधुली का चैप्टर 2 मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, विष के दांत। आज दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। आपके बुक का ये क्लास 10th का बुक गोधुली का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विष के दांत और इसके लेखक हैं नरेंद्र बिलोचन शर्मा जी। तो चलिए इसका जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर मैंने ले लिया है। तो दूसरा चैप्टर में अध्याय 2 विष के दांत, लेखक है नरेंद्र बिलोचन शर्मा। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेखक परिचय में विष के दांत या एक कहानी है। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि विष का दांत जो है वो क्या है, तो आप बोलेगा कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पूछेगा जिनके कहानीकार, यानी कि कहानीकार कौन है। विष के दांत जो एक कहानी है, इसके कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ठीक, स्थान बदरघाट पटना में हुआ था जन्म। ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो बदरघाट पटना में है। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1919। और अगर पूछा जाएगा कि इसका जन्म स्थान कहाँ था, तो बदरघाट पटना। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे है इनके पिताजी का नाम था रामावतार पंडित। ठीक है, अगर पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था, तो रामावतार पंडित। माता का नाम था रत्नावती। इनकी भाषा क्या थी? भोजपुरी भाषा में लिखते थे। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी भोजपुरी भाषा में लिखते थे। इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को। और कभी कभी पूछ देता है प्रसिद्ध रचना कौन कौन थी। इनका प्रसिद्ध रचना था, एक था सदल मिर्स, मानदंड और संत परंपरा। ये तीन जो थे इनके जो है प्रमुख प्रसिद्ध रचना थे। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सब मैं आज आपको कराने वाला हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक, तो इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। और जितना मैंने लिखा है इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है 10 में 10 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विष के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, आप लोग जानते हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणाम एवं सामाजिक भेदभाव का उजागर करने का कार्य किया गया है। बिल्कुल, इस कहानी में क्या किया गया है कि जो है इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। बिल्कुल, सेन साहब क्या है? सेन साहब इस कहानी में एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं। इन्हें अपने धन का काफ़ी घमंड है। सेन साहब जो हैं इनको अपने धन और संपत्ति का काफ़ी घमंड है, जो कि नहीं रहना चाहिए। गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। सेन साहब जो थे वो गरीबों को नहीं देखना चाहते, गरीबों की भलाई करना नहीं चाहते थे। इनकी एक नई कार काले रंग की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब की नई कार किस रंग की थी। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सेन साहब की नई कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। ठीक, जिसका नाम स्टीमल इंड था। तो ये भी पूछेगा सेन साहब के कार का नाम क्या था? स्टीमर इंड। और पूछेगा उनके कार का रंग क्या था, तो रंग में आप लोग बताइएगा काला रंग था। ठीक, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछेगा जिसका दाम 7,500 था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सेन साहब के कार का दाम कितना था? 7,500। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। कासू सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब का पुत्र कौन था? कासू था। ठीक,
कासू जो था वो सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से सोखा कहकर पुकारा जाता था। कासू को प्यार से क्या बोला जाता था? सोखा। कासू को प्यार से सोखा कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था, मतलब कि इसके घर में जो नियम बनाए गए थे, नियम कानून बनाए गए थे, घर का कुछ नियम होता है, कुछ डिस्ट्रिक्शन होता है, उससे बाहर आपको काम नहीं करना होता है। लेकिन इसके घर के जो नियम बनाए गए थे उसके अपवाद था, कोई भी नियम नहीं मानता था, सभी नियम का उल्लंघन करता था। कौन? ये उसका पुत्र सोखा, ठीक। इनकी 5 पुत्रियाँ थी। पूछेगा सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो 5 पुत्रियाँ थी, ठीक। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जिसे कठपुतली के समान माना गया, यह भी पूछेगा कि कठपुतली के समान किसे माना गया? तो सेन साहब की 5 पुत्रियों को कठपुतली के समान माना गया। क्यों माना गया वो चलिए बताते हैं। इसे हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया। सेन साहब जो है अपने 5 पुत्री को हर प्रकार का तमीज़ सिखाएं, लहजा सिखाएं, किस तरह से रहना, किस तरह से चलना, किस तरह से बात करना है, किस तरह से सामाजिक लोगों के सामने बात करना है, ये सब सिखाया गया था, ठीक है। उसके बाद सोखा को नहीं, सोखा को कुछ ज्ञान नहीं दिया गया था, सोखा को कुछ तमीज़ उमीज़ नहीं सिखाया गया था। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। इस कहानी में कासू जो है वो बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। इस तरह से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तब 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। यह एक जिद्दी लड़का है। कौन जिद्दी लड़का है? कासू। कासू जो है बिगड़े बाप का बिगड़े संतान है, या एक जिद्दी लड़का है। इसके मन में जो आता है वही करता है। कासू के मन में जो आता था वही करता था, ठीक है। वह पिता के जैसा अहंकारी था। उसके पिता जैसे कि गरीबों को नहीं देखना चाहते थे, बहुत घमंडी थे, वैसे ही कासू भी बहुत घमंडी व्यक्ति था, ठीक। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है। अगर कोई भी गलती करेगा तो उसमें उसके माता पिता को खुशी होती थी कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, मतलब कि वो चिढ़ाते थे कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा था। मदन जो था वो गरीब पिता, मदन के पिता कौन थे? गरीब थे। क्या नाम था? गिरिधर लाल। क्वेश्चन आएगा मदन के पिता का नाम क्या था? गिरिधर लाल, ठीक। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। गिरधर लाल एक गरीब का बेटा था जो बहुत ही ईमानदार था। मदन कैसा लड़का था? ईमानदार और स्वाभिमानी था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन का चरित्र कैसा था? तो ईमानदार और स्वाभिमानी था, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आप अगर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन को मैंने समझाया, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से आप लोग जो है उसको एक बार और फिर से वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखिए और उसको याद कर लिए। लगभग 50% क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ताकि जो है ना आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। दोबारा पढ़े तो आपको 50% याद रहे, तो दोबारा पढ़ेंगे तो 100% हो जाएगी वो, ठीक है। सिर्फ आप देखते चलिए, एक तरह से समझते चलिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग सेशन लाऊंगा मैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, मैंने BBI लिख दिया, ठीक। आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है और तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका उत्तर देते हैं। हम लोग के नज़र में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि मदन कैसा था? मदन जो है ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था, इसलिए हम लोग के नज़र में कहानी का नायक कौन है? मदन है। क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है, जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। जी बिल्कुल, जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन आवारागर्दों छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन जो है आवारागर्द मतलब जो है वो बहसल लड़का होता है, अपना भाषा में बोलते हैं बहसल लड़का, बहसल है। तो ऐसे लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी मैदान में खोखा आकर कहता है लट्टू हम भी खेलेंगे। खोखा बोलता है हम भी लट्टू खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना किया जाता है तो 2-4 घूसा जो है ना खोखा मदन को जमा देता है। मदन कहता है तुमको नहीं खेलने देंगे, तो खोखा क्या करता है? ज़बरदस्ती कहता है खेलेंगे। 2-4 फेंटा मार देता है उसको, ठीक। 2-4 फेंटा मार देता है। तो 2-4 फेंटा मारने के बाद जो है जमाता, उसके बाद मदन ने भी
उसके बाद क्या किया, मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ दिए। मदन क्या किया, मदन कासू का 2 दांत तोड़ दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग बुक को उठा कर पढ़िएगा, हम तो ऊपर ऊपर से आपको बता रहे हैं, बुक उठा कर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 20 के दांत चैप्टर 2 है। तो क्या हुआ, मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। बिल्कुल, मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः इस कहानी का नायक जो है मदन होना चाहिए। बिल्कुल आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद नहीं अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखिएगा, 10 में 10 मिलेगा, ठीक। चलिए इसको पढ़ते हल करते हैं। नहीं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग से है। बिल्कुल, जिसके पास महल रहता है वो तो भाई अमीर व्यक्ति होगा। गरीब व्यक्ति के, गरीब बेचारे के पास महल कहाँ से आएगा, वो तो बेचारा झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं। तो जो है ना, महल का तात्पर्य अमीर वर्ग से है, तथा झोपड़ी का तात्पर्य जो है ना गरीब वर्ग से है। बिल्कुल सही बात है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। गरीब जो है गरीब को ही नहीं देखना चाहेगा तो भाई उसकी हार तो होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा। बिल्कुल सही बात, उसका पासा जो है वो पलट। जिस दिन गरीब लोग जो है अमीरों की कोई मदद नहीं करेगा, तो फिर अमीर लोग भाई क्या करेंगे। अमीर लोग भाई जब तक उसको लेबर नहीं रखेगा, कुछ करेगा नहीं, तो कैसे उसका गुजरा होगा। सिर्फ रुपया रहने से होता है, आदमी रहेगा तब ना जी। तो गरीब लोग अगर उसका मदद नहीं करेगा तो उसका पासा पलट जाएगा, ठीक। तो आप लोग, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। 3 क्वेश्चन जो मोस्ट VVI क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, एक बार और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।